नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जीवन संघर्ष। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुल्हन देखो, ये तुम्हारे चचिया ससुर हैं, इनके पैर छुओ। ये सबसे बड़ी वाली ननद है, ये मझली वाली है, और देखो ये रमेश की दुल्हन है। अरे अरे, इसके पैर क्यों छू रही हो? ये तो रिश्ते में तुम्हारी देवरानी हुई ना। नवविवाहिता में घूंघट की आड़ लिए निर्देशानुसार पैर छूने का कार्य मशीन बनी की जा रही थी कि बीच में सबको हंसने का मौका मिल गया। लगभग सभी से मेरा परिचय करा दिया गया। चलो हटो सब, जरा दुल्हन को आराम तो करने दो, थकी हारी होगी, कहते हुए मुझे एक सजे धजे कमरे में पहुंचा दिया। अगले दिन रसोई छुआने की रस्म थी। वे मुझे अब हलवा और खीर बनाने में मदद कर रही थीं। सुबह मंडप में भी वही कुछ रस्में करवा रही थीं। अब मुझे टेबल पर परोसने में मदद कर रही थीं। देखो दुल्हन, अब घूंघट किए रहोगी तो किसी को ठीक से देख नहीं सकोगी और हो सकता है गिर भी जाओ। यहाँ वैसे भी घूंघट का रिवाज नहीं है। घूंघट का रिवाज तो मेरी ससुराल में था। अपनी शादी के बाद मैं 3 दिन रही और किसी का चेहरा नहीं पहचान पाई थी। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैं तुम्हें नाम से ही बोलूँगी। वे बोलती जा रही थी और लगातार कुछ न कुछ काम भी कर रही थी। घूंघट के हटते ही मैं सबसे पहले उन्हें ही गौर से देखने लगी थी। दुबली पतली, लंबी छरहरी, खिलता रंग, कमर से नीचे तक बल खाती सी लंबी चोटी, चेहरे की मासूमियत और सलोनापन उम्र का अंदाज़ा लगाने में बाधक हो रहे थे। कनपटी के सफ़ेद बाल अलबत्ता कुछ बताने को उत्सुक हो रहे थे। शादी वाले घर के अनुरूप सुनहरी बॉर्डर वाली हरे रंग की सिल्क साड़ी व कुछ जेवर उनके तन की शोभा बढ़ा रहे थे। माथे पर सिंदूर की रेखा मुझ दुल्हन से कोई कम नहीं थी। कुल मिलाकर बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व लगा। कल से आज तक मैं उनको ही सबसे ज़्यादा काम करते या करवाते देख रही थी। बाकी लोग या तो थकान उतारने की मुद्रा में थे या वापसी की तैयारियों में व्यस्त। वे सबके लिए रास्ते का खाना पैक करा रही थीं, जो शादी निपटने पर जाने की तैयारियों में मगन थे। उस बीच मेरी सास मेरे मायके से आए हुए उपहारों को ठिकाने लगा रही थी। भाभी, मैंने पूजा घर को समेट दिया है। देखिए, भंडार में ये खराब हो जाएगा, इसे बाहर रख देती हूँ। अरे कोई हलवाई को सब्जी का थैला पहुँचा दो। इस डब्बे को किसने यहाँ रख दिया है? कोई गिर जाएगा तो। भैया कहाँ हो? तुमसे मिलने कोई आए हैं। उनकी आवाज़ और उपस्थिति हर जगह मालूम हो रही थी। बाद में मैंने अपने नए नवेले पतिदेव से जब पूछा वे कौन हैं, सबसे तो परिचय हुआ पर उनसे नहीं। कौन वो? अरे वो तो कम्मो बुआ है। उन्होंने बहुत लापरवाही से कहा और उसके बाद ये जा वो जा। अब फूफा जी किधर हैं या कौन है, ये अनुत्तरित रह गया। शाम तक शायद वो भी चली गईं, पर 4-5 दिन के बाद जब पगफेरों के लिए मैं भाई संग जा रही थी तो बुआ जी फिर दिखाई दे गईं। कभी मुझे देने के लिए लड्डू का दौरा बांध रही थीं, तो कभी मेरे भाई को विदाई दे रही थीं। एक बात मैं आज गौर कर रही थी कि शायद वे मुझे कुछ कहना चाह रही थीं। हर थोड़ी देर पर मेरे पास आती, मेरी हथेलियों को थाम कहती सुधा, फिर इधर उधर देख चुप हो जाती। उनकी आंखों की बेचैन पुतलियाँ भी कुछ कहने पूछने का आमंत्रण दे रही थीं। मैं भी लौटने की हड़बड़ी में थी, उनको ज़्यादा तवज्जो दे नहीं पाई। मायके लौटने के कुछ दिनों के बाद मैं अपने पतिदेव संग उनकी पोस्टिंग पर चली गई। वहीं मेरी सासू माँ भी आईं। एक दिन मन में बुआ जी का कीड़ा कुल बुलाया तो मैंने उनसे पूछा, बुआ जी कहाँ रहती हैं?
शादी वाले एल्बम में फूफा जी कौन से हैं? वो कितना काम करती है? मैंने देखा कि सासू माँ मुझे अनसुनी कर इधर उधर हो गईं। फिर मैं ध्यान देने लगी कि बुआ जी की चर्चा करने पर घर में कोई कुछ बताना नहीं चाहता है। एक तरह से समझ में आने लगा कि उनकी चर्चा पर सब कतराने लगते हैं। बहरहाल जीवन में इतना कुछ घटित हो रहा था कि बुआ जी जल्द ही नेपथ्य में चली गईं। जिज्ञासाओं के मंच से जिंदगी की व्यस्तताएं यूं करवट लेने लगीं कि बुआ जी जैसे बहुत से लोग स्मृति वन में अपने पदचाप सहित गुम हो गए। ससुर जी की भी दूसरे शहर में पोस्टिंग थी, सो पुश्तैनी घर जाने का मौका एकाध वर्ष नहीं लगा। उस वक्त मोबाइल फोन अस्तित्व में आया भी नहीं था, अन्यथा रिश्ते से पूर्व संपर्क में आते ही मैं नौकरी के साथ साथ अपनी गृहस्थी में भी पूरी तरह रम चुकी थी। हाँ, बुआ जी सबकी बातचीत में हवा के झोंके की तरह कभी कभी आती जाती रहती। एक बार मेरी तलाकशुदा दुर्वासा सदृश से बड़ी ननद की बातों में कम्मो बुआ मेरे लिए फिर जीवंत हो उठी जब उन्होंने कहा, मुझे तुम लोग कम्मो बुआ मत समझना। अच्छा हुआ जो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, वरना तुम सब मुझे भी कम्मो बुआ बनाकर ही छोड़ देते। उस दिन दीदी ने स्मृति वन से बुआ जी को खींचकर बाहर ला ही दिया। मन में घुमड़ने लगा, जाने वे क्या कहना चाहती थी उस दिन। दरअसल बात हो रही थी मेरे साथ किसी महिला के रहने की, क्योंकि मेरी गर्भावस्था का अंतिम चरण था। ननद रानी को किसी ने कहा भी नहीं था, पर वे यूं ही सेल्फ प्रोटेक्शन में शब्द बाण छोड़ रही थीं। दीदी क्या हुआ था कम्मो बुआ को? आपने जो ऐसा कहा, बुआ के बारे में अपनी समस्त उत्सुकताओं को मन की डिबिया में दबाए मैंने यथासंभव एक नन्हा सा प्रश्न उछाला था ननद रानी की ओर। उनकी तुनक मिजाजी और गुस्सैल स्वभाव का परिचय सूत्र मुझे पूर्व में अनुभव हो चुका था। बोलकर मैं स्वयं उधर से मुख मोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं खानदान के इस व्यवहार से परिचित हो चुकी थी कि बुआ के बारे में कुछ पूछा जाए तो झट उल्टे दिशा में मुड़ जाना है। परंतु इस बार तो सिर्फ बोल ही नहीं फूटे, बल्कि ज्ञानवर्धन भी हुआ। दीदी ने उस रहस्यमयी पर्दे को अनावृत कर ही दिया। उस दिन जाने किस मूड में थी। बुआ 14 साल की थी जब उनकी शादी हुई। उनके पति तब 19-20 साल के रहे होंगे। इनके रूप की चर्चा बचपन से ही थी। घर की बाकी बहनें ईर्ष्या करती इनकी सुंदरता पर। एक विवाह समारोह में देखकर उनकी सास ने वही हाथ में अपने कंगन खोल पहनाकर लड़की छेक लिया था कि कोई और न इसे अपनी बहू बना ले। दूसरी बहनों के वर संतान में जहाँ दादा ससुर की एड़ियाँ घिस गई थीं, वहीं सबसे छोटी कमला को बैठे बिठाए इतने बड़े घर से रिश्ता मिल गया था। इन सबके बीच उनकी कम उम्र को ले किसी को भी कोई फिक्र नहीं हुई थी। बहनों की आंखों का कांटा बन गया कम्मो का सौभाग्य। शादी में अभी कुछ महीने थे, पर भाभी ससुराल से आए दिन कोई न कोई आता, उनसे मिलता और कुछ नेक पकड़ा कर ही जाता। भाभी सास भी 2-3 बार चक्कर लगा गईं और जब आती कम्मो के लिए महंगी साड़ियाँ, गहने और उपहार लेकर आती और अपने हाथों उन्हें सजा सवार कर निहाल होती। नहीं आए तो बस उनके भावी पति 14 वर्ष की बालिका अपने नए गहनों कपड़ों में ही मगन थी कि शादी का दिन करीब आ गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। घर खानदान में वैसी वैभवशाली बारात नहीं आई थी। दादा ससुर जी ने भी दिल खोलकर स्वागत सत्कार किया था। सबसे छोटी बेटी की विदाई जो थी, बारात 3 दिनों तक रखी गई थी। हर दिन चारों वक्त अलग अलग मेन्यू और मिष्ठान की व्यवस्था की गई थी। कम्मो बुआ के पति
जब दरवाजे पर आई तो एक साथ कितनों के दिलों पर सांप लौट गया। कमला बुआ से पहले वाली बहन के मुंह से निकल भी पड़ा था, बाबूजी को मेरे वक्त इस लड़के का पता क्यों नहीं चला। दूल्हे को परिचते वक्त दिए की लौ से पान पत्ते को कुछ अधिक ही सेक लिया था, जिसने नवेले दूल्हे के गोरे मुखड़े पर जलने के लक्षण उभारने में कोई कसर नहीं छोड़ा और अपने दिल की भावना को उसके गाल पर परिलक्षित कर ही दिया। दर्द से तिलमिला सहम कर उसने भरे नैनों से उन्हें देखा था। एक विद्रूप सी हंसी के साथ मझली बुआ ने आरती परिछावन का थाल किसी और को पकड़ा दिया था। अपनी चमड़ी और दिल के रंग को अपनी करनी से चरितार्थ करते हुए जयमाल का रिवाज न था। फेरों के वक्त भारी साड़ी और उस पर जड़ाऊ चादर के तले दबी सिमटी बुआ कपड़े गहने संभालती ही दोहरी हुई जा रही थी। इनके संग फेरे लिए किसने मांग भरी, उसका मुखड़ा तब तक नहीं देख पाई थी। विवाह समाप्त होते होते भोर हो गई। विदाई का मुहूर्त सूर्योदय से पहले का ही था। सो कोहबर की रस्मों को जल्दी निपटाकर खोइंचा भर उनकी विदाई कर दी गई। 3 दिनों से मेहमान बने उम्मीदे से सारे बाराती झटपट पहले से तैयार बस में जा बैठे थे। इतना बताने के बाद मेरी ननद अब बिल्कुल गंभीर मुख मुद्रा अख्तियार कर किसी सोच में डूब चुप हो गईं। उनकी भाव भंगिमा देख मुझ पर एक भय सा तारी हो गया। मैं चुप हो इंतजार करने लगी कि स्वतः ही उनकी अन्यस्कता दूर हो। तलाकशुदा अपनी इस प्रोफेसर ननद के कड़क व्यवहार से मैं क्या सब डरते थे घर पर मैंने महसूस किया था कि जब से मैं गर्भवती हुई थी इनका व्यवहार मेरे प्रति दिनों दिन नरम होते जा रहा था। आए दिन वे अपने शहर से इधर का चक्कर लगाने लगी थीं। उसी मुलायमियत का ही नतीजा था जो मैं बैठी उनसे बुआ जी के विगत को जान रही थी। देखो सुधा, अब तुमसे क्या छुपाना, अब तो तुम इसी घर की हो। दीदी की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हुई। हम सब ने भी तो सुना ही है, बस घर पर कोई जिक्र नहीं करता है उस घटना के बारे में। उनके चेहरे पर उगती जा रही गमगीन लकीरें मुझे किसी बहुत बड़े रहस्योद्घाटन का संकेत देने लगी थीं। बारात विदा कर सब इधर उधर लेटे बैठे थकान उतारने लगे। अधिकतर लोगों को जिधर जगह मिली पैर फैला सोने का उपक्रम करने लगे। हलवाई ने दिन चढ़े कढ़ाई चढ़ा नाश्ते का प्रबंध शुरू किया। अब तक कमला अपने ससुराल पहुंच गई होगी। मंगलाचार स्वागत गीत हो रहे होंगे। यहाँ से रांची कितनी देर लगती होगी और माझी घाटी में जाम ना मिले तो भी 7-8 घंटे तो लग ही जाएंगे। घर में बातें चल रही थीं कि किसी मोटरसाइकिल वाले के रुकने की आवाज़ आई। बड़े जोरों की धम से गिरने की भी आवाज़ आई अचानक। इतना बताकर ननद कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। मुझे अनिष्ट का भान हो गया। उस दिन बारातियों से भरी बस घाटी में पलट गई थी और बाराती गण वापस रांची पहुँचे ही नहीं। दीदी की बातों को सुन मन ऐसा विचलित हो गया कि कुछ और सुनने की उत्सुकता ही नहीं बची। दीदी की आंखों से भी अविरल आंसू बहते रहे। घर परिवार यही होता है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, दुख सुख के साथी भागीदार। कुछ ही दिनों में मैं एक शरीर से 2 हुई और तब तक बुआ जी भी आ ही गई थीं। अब इतने दिनों में ये समझ आ गया था कि उनके बिना यहाँ कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता है। फिर धीरे धीरे सब अपनी नौकरियों पर लौट गए। बुआ जी रह गईं मेरी और बच्चे की देखभाल के लिए। उसी बीच मैं हरियाली तीज पड़ी। बुआ जी को पूरे नेम धर्म से व्रत पूजा
और साज श्रृंगार करते देख आश्चर्य लग रहा था। किसके लिए ये सुहागिनों वाला पर्व कर रही है, किसके नाम की मेहंदी रचाई है इन्होंने। फिर मन ने कहा अब जिसमें खुशी मिले करनी चाहिए। उस दिन गौरी पूजा कर शाम को वे मेरे बगल में लेटी हुई थी। सुधा, मुझे लगभग 40 साल हो गए तीज करते हुए। जाने उस जन्म में क्या गलती की थी। अब कम से कम अगले जन्म में सब ठीक हो, ये कहते उनका गला भर आया। कुछ इंतजार के बाद बुआ जी ने उठकर बैठते हुए पूछा, सुधा तुम तो रांची से हो ना? जी बुआ जी। अचानक मुझे याद आया, दीदी ने बताया था कि बुआ जी की शादी रांची में हुई थी। कभी जनप्रिय भंडार गई हो, जो एमजी रोड पर है? आंखों के सामने दुकान तैर गया। मम्मी तो महीने का सामान वर्षों से वहीं से लाती थी। दरअसल दुकान मालिक से पापा मम्मी का दोस्ताना व्यवहार भी था। जब से जानी थी कि तुम रांची से हो, मुझे बहुत उत्कंठा थी तुमसे जानने की वो कैसे है। उपवास के बाद क्लांत चेहरे पर एक स्पष्ट लज्जा की किरण परिलक्षित थी। कौन बुआ जी? आश्चर्य अपनी सीमाओं को अतिक्रमित करने को आतुर था। जो उसके मालिक है वही तो तुम लोग के फूफा जी हैं। क्या फूफा जी? पर दीदी ने कहा था, तुम्हें तो पता ही होगा कि अपनी शादी में मैं साक्षात यमराज ही साबित हुई थी। ससुराल की देहरी पर पांव धरने के पूर्व ही मेरी सास, नंदों और जेठानी की मांग उजड़ चुकी थी। सच, मैं पूरे बारातियों के लिए मौत का सामान ही साबित हुई। ऊँघते उनींदे ड्राइवर की गलती की सजा मुझे ताउम्र भोगनी है, पर अपने पति के लिए तो सावित्री साबित हुई ना। उन 4 छोटे बच्चों के लिए भी तो मुझे जीवन दायिनी समझनी चाहिए, जो मेरे साथ कार में थे और सकुशल घर तक पहुंच गए। और मैं अब तक समझ रही थी कि फूफा जी भी। इसी से करती हूँ तीज, पहने रहती हूँ मंगलसूत्र और सिंदूर, ताकि जिनके साथ फेरे लिए थे वो सकुशल रहें। मैं तो उन्हीं लाल कपड़ों में गठरी बनी बैठी रह गई। उस आंगन में छत बिछत शरीरों और क्रंदन के बीच गुनहगारों की तरह हर आंसू की छड़ी से पिटती रही। हर प्रत्यापित दोष से हथेलियों की मेहंदी रगड़ती सुनती रही। चौथे दिन मुझ घोषित ठुकराई हुई अशगुनी को तीनों भाई उठाकर लेते आए। बाबूजी तो उस दिन खबर को सुन जो गिरे, फिर उनकी अर्थी ही उठी। भाइयों ने न सिर्फ अपनी गृहस्थी में मुझे जगह दी, बल्कि जायदाद में भी हिस्सेदारी दी। दुनिया के लिए मैं अपशगुनी हुई होंगी, पर मेरे भाई भाभीियों ने हमेशा सब शुभ कार्य मुझसे ही करवाए। कभी किसी ने मेरे समक्ष चर्चा तक नहीं किया, पर मैं भूली ही कब थी। न कभी कोई विदा कराने आया, न कभी किसी ने मेरी फिर विदाई की सोची। चाबियों के गुच्छों के कमर बदल गए, घर के मालिकों के चेहरे बदल गए, पर मैं तो जस की तस रही। ना कुंवारी रही, ना ब्याहता, सांसें चलती रही, जिंदगी रुकी रही। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई राख। मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। सुधा, बताना, लोकप्रिय भंडार के मालिक को देखा है? कैसे है वो? बुआ जी निर्विकार भाव से बार बार पूछ रही थीं और मेरी आंखों के समक्ष तैर गया जनप्रिय भंडार के मालिक का सुंदर गौरवाण, लंबा ऊंचा कद, मुस्कुराता सौम्य चेहरा, जिन्हें मैंने सैकड़ों बार बचपन से देखा होगा। मन ही मन मैं जोड़ने लगी इन दोनों को। एक सपना सा बनने बिगड़ने लगा। बुआ फूफा जी को साथ कर देने की स्वप्निल बदरिया तैरने लगी इन पगले नैनों में। पर घर के लोग जब इस विषय पर तटस्थ रहते हैं, तो मैं क्यों 40 वर्ष पूर्व के गड़े मुर्दे को उखाड़ने का काम करूं?
नहीं बुआ जी, मैंने तो नहीं देखी ऐसी कोई दुकान। मेरे इस सपाट पटाक्षेप पर उन्होंने अविश्वसनीय दृष्टि से मुझे ताका। मैंने पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए मुंह घुमा लिया। देर तक अपनी पीठ पर उनके प्रश्नवाचक नयनों के तीर को महसूस करती रही। अलबत्ता अपनी मम्मी से उनके बारे में अवश्य बातें करती रहती। मम्मी ने ही बताया कि फूफा जी ने दोबारा शादी नहीं की थी और सारी जिंदगी भाभी बहनों और दूसरों के बच्चों को पालने में होम किया, मानो कोई प्रायश्चित करते रहे। अब अकेलेपन की जिंदगानी काट रहे हैं। एक बात मम्मी ने और की थी, बरसों से सुप्त पड़ी चिंगारी को हवा देना आरंभ कर दिया था। यदा कदा उनकी पत्नी यानी हमारी बुआ सास का जिक्र छेड़ उनकी वियोग गाथा भी सुना डालती। जो होता है वह संयोग बस नहीं बल्कि किसी कारण से ही घटित होता है, और मेरी शादी भी शायद अकारण नहीं हुई होगी इस घर में। इधर कुछ दिनों से मम्मी ने फूफा जी की बीमारी और अकेलेपन की बातें मुझे सुनानी शुरू कर दिया था। जिन रिश्तेदारों के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था, वे आज उन्हें त्याग चुके थे। लोग तो आजकल माँ बाप के नहीं होते, तो फिर ये तो किसी के मामा थे तो किसी के चाचा। समय के साथ सबके घाव भर गए, सब जिंदगी में आगे बढ़ गए। केवल रुकी यहाँ बुआ जी और वहाँ फूफा जी की जिंदगानियाँ। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। मैंने बुआ जी को वहाँ पुश्तैनी मकान में वापस नहीं जाने दिया था। आखिर अकेले ही तो रहना होगा उन्हें वहाँ। हर कोई इतने बरस से उनसे स्वार्थ ही तो साधता रहा था परिवार में। मैं भी अपवाद नहीं थी। नहीं कहूँगी कि मैंने निस्वार्थ ही रोका था। उस दिन मेरे मम्मी पापा आने वाले थे। हम सब व्यस्त थे कि डोरबेल बज उठी। सुधा, लगता है तेरे पापा मम्मी आ गए। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। बुआ जी ने मुन्ने को गोद में खिलाते हुए कहा, मुन्ने की नानी आएंगी, नानी खिलौने लाएंगी, कहती बुआ दरवाज़ा खोलने लगी। सुधा, देख जरा कोई आया है बाहर, मैं नहीं पहचान रही। बुआ जी ने रसोई में आकर धीरे से मुझे कहा। मैं रसोई से बैठक में आई तो मानो मुझे करंट लग गया। तभी पापा मम्मी भी अंदर आ गए। बुआ बुआ आओ इधर। मैंने कम्मा बुआ को पुकारा। बुआ, इनसे मिलो। इनका रांची में जनप्रिय भंडार नाम की दुकान है। अब बुआ के चौंकने की बारी थी। वे आंखें मलती हुई दोबारा हड़बड़ी में बैठक में आ खड़ी हो गईं। सच में मेरे पापा मम्मी उस दिन मेरे ससुराल वालों के लिए खुशियों की चाबी लेकर आए थे। कमला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जो गलती मैंने की है तुम्हारे साथ, उसकी कोई माफ़ी तो नहीं होगी, मैं जानता हूँ, पर जीवन संध्या में तुम संग होगी तो कुछ प्रायश्चित अवश्य कर सकूँगा। जवानी तो कट गई, पर बुढ़ापा तन्हा काटे न कट रहा। उन्होंने अपनी धीर गंभीर वाणी में कहा। बुआ इस औचक आघात से अवाक थीं। अविश्वसनीयता से निढाल हो वहीं एक कुर्सी पर ढेर सी हो गईं। बस डबडबाई नैनों से सबको ताक रही थीं, जिनमें हजारों हजार सवाल आंसुओं संग सैलाब बनने को आतुर हो रहे थे। जब तक सबने खाना पीना किया, मैंने उनका बक्सा तैयार कर दिया, जिसमें उनके कुछ कपड़े और दवाइयाँ थीं, पर उनके आंसुओं को मैं कैसे समेटती, हजारों तन्हा रातों की बेबसी को कैसे भरती बक्से में। बक्सा तो इतना बड़ा था ही नहीं जो उस इल्जाम को पनाह दे देता जिसकी मार वह ताउम्र झेलती रही थी। 14 साल की बच्ची के मानस पर छाई उस खौफनाक यादों का मैं क्या करती जो उम्र के साथ प्रौढ़ नहीं हुआ था। उस आस्था और विश्वास का मैं क्या करती
जिसके चलते वो बिना पति का मुख देखे तीज करती रहीं। फिर बुआ की आँखों का प्रश्न सबको मतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था कि आखिरकार बुढ़ापे में ही क्यों याद आई। मानो न पहले मेरी अस्तित्व की कोई अहमियत थी न अब है। मैंने बहुत जतन किया कि अपनी प्रौढ़ा बुआ सास के आंचल में खुशियों की खोइचा भरूं। बुआ अपने घर जा रही थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे खुश हैं या नहीं। विचारों में मग्न वे फूफा जी के साथ कार में जा बैठी। सजा की अवधि भले ही पूरी हो गई थी, पर सांसों के परिंदे तो कारावास के बाहर उड़ना भूल चुके थे। जिंदगी भर सबने स्वार्थ सिद्धि ही की थी। अब जीवन संध्या में कुछ पल अपने लिए जीने जा रही थी। शायद राख में कुछ अंगारे जलने शेष रह गए थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।